बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, माशाल्लाह से आप लोग, मुझे उम्मीद है कि सारे खैर आफियत से होंगे, माशाल्लाह से ठीक ठाक होंगे, सब फाइन और शाइन होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। और अगर आप नए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें। अल्लाह के फजल से हम बहुत ज़्यादा नॉलेज को जो है वो शेयर करने वाले हैं। आपकी इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर यानी कि DAE इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। हम अल्लाह के फजल से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक हम उसको डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी हम जो मेन किताब जिसे DC मशीन एंड बैटरीज़ कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की मेन बुक DC मशीन एंड बैटरीज़, उसके पहले चैप्टर बुनियादी DC मशीन्स के अंदर जितने भी असूल ज़वाबत और कवानीन और रूल्स जितने भी थे हम उनको डिस्कस करते हुए हमने DC मशीन के जो है पार्ट्स को भी मद्देनज़र रखा। फिर DC मशीन को डिज़ाइन करने में कितने मराहल होते हैं उसको भी देखा हमने। तो हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि एक आर्मेचर मेन पार्ट होता है एक मोटर के अंदर हरकत करने वाला या जनरेटर के अंदर हरकत करने वाला। तो जनरेटर के अंदर हरकत करने वाला जो बैलननुमा गोल हिस्सा होता है, सिलेंड्रिकल टाइप भी बनाया जा सकता है, उसके अंदर स्लॉट्स होती हैं और स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग की तरतीब होती है। स्लॉट्स हम कहते हैं नालियों को, यानी कि जो आर्मेचर होता है उसकी कोर होती है। कोर हम कहते हैं जो पत्रियां होती हैं आपस में मिलाकर जोड़ दी जाती हैं तो वह एक कोर की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। और उन पत्रियों को जोड़ने के बाद जब उनको मिलाया जाता है आपस में तो उनके अंदर नालियाँ बन जाती हैं और यानी स्लॉट्स बन जाती हैं। और उन स्लॉट्स के अंदर हम जो है वो कंडक्टर्स को कॉइलों की शक्ल में वाइंड करते हैं। तो हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है बड़ी अहम वाइंडिंग की किस्म जो कि लैप वाइंडिंग है, जिस तरह आपको हमने वाज़ेह तौर पर बताया कि जो DC मशीन यानी बुनियादी DC मशीन्स के अंदर वाइंडिंग्स की दो तरह की इकसाम इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें एक किस्म जो है वो लैप वाइंडिंग है, ठीक है जी, और दूसरी जो है वो वेव वाइंडिंग है। हमने लैप वाइंडिंग के मतलब उसकी खसूसियात के मतलब फिर उसकी इकसाम के मतलब इकसाम जो है उसकी वो दो किस्म की हैं, यानी एक है आप सिंगल तय वाली और दूसरी है डबल तय वाली। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डबल तय वाली जो लैप वाइंडिंग है उसका तज़किरा किया था और कनेक्शन करने का जो तरीका था उसको हमने जो है वो सीखा था। तो बड़े अहम तरीके हैं इसके जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक मोटर या एक जनरेटर जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें वाइंडिंग एक ख़ासी अहमियत की अमल है। वाइंडिंग के बगैर उसमें फील्ड पैदा नहीं होगी, मकनातीसी फील्ड पैदा नहीं होगी तो जनरेटर काम नहीं करेगा, मोटर ऑपरेट नहीं करेगी। तो इसलिए हमें इन वाइंडिंग्स की तरतीब और इन वाइंडिंग्स की इकसाम का पता होना बहुत ज़रूरी है एक बुनियादी DC मशीन के अंदर। तो हम लैप वाइंडिंग के मतलब तो डिस्कस कर चुके हैं। लैप वाइंडिंग दो तहों पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह हम अब इसकी दूसरी किस्म जो है जो वाइंडिंग की जो दूसरी किस्म है वो आपके सामने मौजूद है। हमारा अभी जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो ये है हमारा कि वेव वाइंडिंग, यानी कि वाइंडिंग की दूसरी किस्म है जिसको हमने अभी डिस्कस करना है। ये उसकी सर्किट यानी ये उसकी जो कनेक्शन डायग्राम मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है पोल के लिहाज से, और इसमें कंडक्टर्स को किस लिहाज से तरतीब दिया जाता है, और ये उसकी तमाम तकरीबन खसूसियात जो मैंने इम्पोर्टेंट जो बड़ी बेहतरीन खसूसियात हैं उनको आपके सामने मेंशन कर दिया है। तो इन खसूसियात का इसलिए भी हमें पता होना चाहिए कि हम जब वेव वाइंडिंग कर रहे हों तो वेव वाइंडिंग की तरतीब के साथ हमें उसके अंदर हर किस्म की खसूसियात का पता होना चाहिए कि आखिरकार वेव वाइंडिंग करने के बाद उसके वर्किंग इग्निशन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल में हम कौन कौन सी तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए उसमें जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल को तब्दील कर सकते हैं, यानी उसके रुख को बदल सकते हैं, यानी उसकी मोटर की गर्दिश को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। ये तब तक हमें पता नहीं लगेगा जब तक हम उन कनेक्शंस के मतलब या उनकी सर्किट के मतलब या उनकी खसूसियात के मतलब अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं कर लेते। तो अभी हम टॉपिक का आगाज़ करते हैं
टॉपिक हमारा बड़ा बेहतरीन है जिसका नाम है वेव वाइंडिंग। अब इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से करेंगे कि इसमें आप पोल हैं आपके सामने 3, यानी नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ। ये जो वाइंडिंग है इसको वेव वाइंडिंग हम इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि ये वेव्स की शक्ल में जो है वो आगे बढ़ती है, यानी वेव की शक्ल में वाइंड की जाती है, लहरों की शक्ल, जिस तरह एक लहर होती है उस शक्ल में हम उसको पोलों के दरमियान जो झुर्रियाँ होती हैं यानी नालियाँ होती हैं उनके अंदर वाइंड करते हैं। तो इस वजह से इसका नाम वेव है। जिस तरह कि आपके सामने ये एक डायग्राम वाज़ह तौर पर है कि यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी, और फिर यहाँ से होती हुई, यानी उसने यहाँ पर आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये उसने एक वेव की शक्ल अख्तियार कर ली है, ठीक है जी। ये एक वेव की शक्ल में इस तरह से वाइंडिंग जो है वो काम सरअंजाम दे रही है, यानी ये एक वेव जैसी शक्ल बनी है। तो इसका इस वजह से हम वेव वाइंडिंग कहते हैं। इसमें कंडक्टर्स की तरतीब के मतलब बड़ा ज़रूरी होता है कि कंडक्टर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कनेक्शन करना और कहाँ पर हम ख़त्म करेंगे तो सर्किट मुकम्मल होगा। तो यहाँ पर हम इस सर्किट की डेफिनेशन को या इसकी जो खुसूसियात हैं उनकी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कंडक्टर देखें आपके सामने कि इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से करेंगे कि ऐसा, यानी एक कंडक्टर या कॉइल का एक कंडक्टर, उसका जो है वो एक सिरा एन पोल के ज़रिए असर है, ये पहला कंडक्टर है, ठीक है जी, उसका एक सिरा एन पोल के ज़रिए असर है, और इसी कंडक्टर का जो दूसरा सिरा अगर दूसरे पोल के यानी एस पोल के ज़रिए असर हो तो उस एस पोल के जो है ज़रिए असर कंडक्टर जो सी है, यानी ये सी और डी उसके 2 सिरे हैं, इस कंडक्टर के दूसरे सिरे को हम ई पोल के साथ इस तरह कनेक्ट करें कि एक वेव की शक्ल अख्तियार कर जाए, तो ऐसी वाइंडिंग को हम वेव वाइंडिंग कहते हैं। यानी इसकी डायग्राम के अंदर ही उसकी वजाहत हो सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडक्टर ए बार और बी बार, यहाँ पर कनेक्शंस ने, यानी जब एक वाइंडिंग शुरू होगी तो जब उस वाइंडिंग वेव शक्ल की सूरत में मुकम्मल करेगी, मुकम्मल होकर अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगी, तो वापस वो किस पे आएगी, ए और बी बार के ऊपर, जिससे एक बंद सर्किट का शक्ल अख्तियार कर जाती है, जिसमें करंट्स जो है वो गुजरती हैं, ईएमएफ पैदा होने के बाद करंट गुजरती है, और अगर हम इसी सर्किट को ओपन यानी कि खुला रास्ता दे देते हैं तो वो एक वोल्टेज की सूरत में हरकत करती है। तो हमें इनकी कनेक्शन तरतीब का जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर कंडक्टर ए और बी जो है वो एन पोल के साथ लगा हुआ है, और कंडक्टर ए और बी के जो है इस सिरे को, बी के सिरे को हमने मिला दिया है सी के साथ और डी के साथ, यानी ए और बी जो है वो एन पोल के ऊपर वाक़ हैं, इनको हमने मिलाया है सी और डी के साथ, ठीक है जी। तो ये एक कनेक्शन बैक पिच पर मुकम्मल हो गया, यानी कि ये बैक पिच पर। अब इसका आगे हमने फ्रंट पिच, यानी कि अब यही सी और डी आगे उससे अगले जो है वो पोल यानी कि एन पोल के ऊपर एफ और ई के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये एक वेव की शक्ल अख्तियार कर गया। ये आपके सामने एन पोल के ऊपर ए और बी कनेक्टर हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने कनेक्शन को करना स्टार्ट किया है, ए और बी को, यानी इस कनेक्टर के बी सिरे को हमने सी के साथ जोड़ा, ठीक है जी, और फिर सी को किसके साथ जनाब, डी के साथ कनेक्ट करने के बाद ये एक मुकम्मल लाइन कनेक्टर बना दिया। फिर इस डी को हमने किसके साथ जोड़ दिया, ई और एफ के साथ, तो ये एक वेव की शक्ल अख्तियार कर गया, एन पोल फिर एस पोल फिर दोबारा से एन पोल। इस तरह से ये कनेक्शन बिल तरतीब चलते रहते हैं और अपना एक चक्कर मुकम्मल करके दोबारा जनाब ये पहला जहाँ पर ये सर्किट ने मुकम्मल होना है ए बार और बी बार के साथ आगे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम वेव वाइंडिंग का काम सरअंजाम देते हैं। तो इंतहाई सिंपल और आसान है। ये खाका आपके सामने इस वजह से बनाया है ताकि आपको पता चले कि वेव वाइंडिंग को बैक साइड से और फ्रंट साइड से किस तरह से जो है वो कनेक्ट किया जाता है।
तो ये एक ऐसी वेव होती है, वेव वाइंडिंग होती है जिसमें करंट के गुजरने के सिर्फ दो रास्ते होते हैं। वो किस तरह से, आपके सामने ये मौजूद है। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, यानी नॉर्थ से साउथ पोल में एक रास्ता, फिर साउथ से नॉर्थ पोल में दूसरा रास्ता। क्योंकि इस वाइंडिंग के अंदर एक सिंगल कनेक्टर और डबल कनेक्टर लेयर भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो तब भी जो है वो करंट गुजरने के दो ही रास्ते होंगे। तो इस वाइंडिंग को हम जो है इस्तेमाल किस लिए कर रहे होते हैं कि करंट गुजरने के दो रास्ते हैं, करंट गुजरने के रास्ते कम हैं, तो इसका मतलब है कि इस वाइंडिंग को ज़्यादा वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इस जिस मशीन में ये वाइंडिंग की जाएगी उस मशीन को हम ज़्यादा वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से उसके अंदर वेव वाइंडिंग की जाती है कि उसको हम ज़्यादा वोल्टेज पर ऑपरेट करवा सकें। ये इसकी खुसूसियात में शामिल है। यानी ये आपकी वो नॉर्थ से हम सीधा बैक साइड से नॉर्थ से साउथ, फिर अब इसी फ्रंट साइड पर आए, फ्रंट साइड से हम फिर गए जनाब साउथ से नॉर्थ, और फिर ये अपना कनेक्टर मुकम्मल करता हुआ आगे कनेक्शन ये बिलतरतीब बढ़ते जाएंगे और फिर जनाब आपका एक सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। और ये लाजमी तौर पर ज़हन में रखिएगा, जिस तरह कि लैप वाइंडिंग में भी हमने डिस्कस किया कि फ्रंट साइड पर हमेशा कम्यूटेटर होता है और ये कम्यूटेटर के सेगमेंट्स हैं। ये कम्यूटेटर के क्या हैं जी, सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ही जो है यहाँ से हम सप्लाई हासिल करते हैं। बैक पिच, फ्रंट पिच, फिर बैक पिच, फिर फ्रंट पिच। इस तरह से तरतीब बाय तरतीब वेव की शक्ल में ये वाइंडिंग काम सरअंजाम देती है। तो अब हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट का तज़किरा कर लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में वाज़िया तौर पर है कि हम जिस तरह के लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि लैप वाइंडिंग की खसूसियात में जितने पोल होते हैं उतने ही उसके अंदर करंट गुजारने के रास्ते और कंडक्टर्स की तादाद के लिहाज से उतने ही जनाब उसमें जो है वो पोलों की तादाद होती है। तो इस पोलों की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर कार्बन ब्रशेज़ लगाए जाते हैं। यानी कि 4 ही रास्ते होंगे करंट गुजरने के और 4 ही पोल होंगे और 4 ही कार्बन ब्रशेज़ होंगे जिनकी मदद से हम क्या हासिल करते हैं, सप्लाई हासिल करते हैं। तो इसमें अब देखें करंट गुजरने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। ये ऐसी वाइंडिंग होती है वेव वाइंडिंग जिसमें करंट गुजरने के 2 रास्ते हैं। तो इसमें 2 ही पॉइंट्स हैं, यानी ये 2 ही कार्बन ब्रशेज़ की मदद से हम आगे सप्लाई हासिल कर रहे हैं। यानी करंट गुजरने के 2 रास्ते हैं तो कार्बन ब्रशेज़ भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट सर्किट इस चीज़ की वजाहत कर रहा है। ये आ गया यानी फ्रंट वाली साइड पर, ये आ गया बैक वाली साइड पर, इसी तरह ये बैक और फ्रंट, इस तरह हम इस इक्विवेलेंट सर्किट को इस यानी एक स्लॉट के अंदर, एक स्लॉट यानी तय के अंदर वाइंड करते हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट है वेव वाइंडिंग का। पोल मशीन के लिहाज से इन कंडक्टर्स को हम जुफ्त अदद में वाइंड करते हैं। जिस तरह कि हमने लास्ट जो वेव अपना की जो लैप वाइंडिंग थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसमें आपके जो कंडक्टर्स की तादाद है वो हमेशा ताक अदाद में जो है वो जोड़ी जाती है। वो ताक अदाद में फासला यानी कि पिच भी जो होगी वो ताक में होगी और जो उन कंडक्टर्स की तादाद होगी वो भी ताक में होगी। तो यहाँ पर पोल मशीन के अंदर पोलों की तादाद के लिहाज से इनमें कंडक्टर्स की जो तादाद होती है वो जुफ्त होती है, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से ये बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जुफ्त अदाद में हम हमेशा इनके पोलों के सामने बनी हुई झुर्रियों में कंडक्टर्स को बिछाया जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे इस इक्विवेलेंट सर्किट में करंट गुजरने के सिर्फ क्या हैं जी, 2 रास्ते हैं और ये 2 कॉइलें 2 रास्ते। तो इस वजह से इसको हम बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और कम करंट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि करंट गुजरने के कम रास्ते हैं तो करंट कम गुजरेगी लेकिन वोल्टेज क्या होंगे जी, ज़्यादा होंगे। तो जो आपकी लास्ट जो वाइंडिंग की किस्म थी लैप वाइंडिंग, उसमें सूरत हाल इससे उल्ट थी। वो बहुत ज़्यादा करंट के लिए इस्तेमाल हो रही थी, कम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल हो रही थी। तो यहाँ पर ये मामला उल्ट हो गया है, यानी वो जो लैप वाइंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा करंट पर इस्तेमाल हो रही थी और ये जो वेव वाइंडिंग है ये कम करंट पर इस्तेमाल की जा रही है।
तो अब हम इनकी खसूसियात को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। यानी ये हमने उसकी डेफिनेशन कि नॉर्थ पोल के ज़ेरे असर वाक़या एक कंडक्टर की एक साइड को हम साउथ पोल के ज़ेरे असर वाक़या जो है वो कंडक्टर की साइड के साथ अगर मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसकी बैक साइड पर कनेक्शन, फिर इसी तरह साउथ पोल के ऊपर ज़ेरे असर वाक़या उसका जो कंडक्टर का दूसरा सिरा है उसको हम अगर उसे अगले आने वाले नॉर्थ यानी जो उससे अगला जो आने वाला जो पोल होगा उसके साथ मिला देते हैं तो आपकी ये वेव बाइंडिंग तरतीब हो जाती है। फिर हमने देखा कि इन वेव बाइंडिंग में बैक और फ्रंट पिच, आप ये ज़हन में रखिएगा कि इसमें जो पिच होती है यानी बैक और फ्रंट पिच ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकती हैं और इन दोनों में दो का फ़र्क भी हो सकता है। वेव बाइंडिंग ऐसी बाइंडिंग है जिसमें करंट गुजरने का एक रास्ता भी होता है और दो रास्ते भी होते हैं, यानी ये एक सीरीज़ कनेक्शन है। इसको हम सीरीज़ कनेक्शन क्यों कहते हैं, आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से अगर करंट फ्राहम कर रहे हैं तो यहाँ से होती हुई ये फिर एक सीधे रास्ते यानी कि एक ही रास्ते में आगे फ्लो कर रही है, तो इस वजह से इसको हम सीरीज़ कनेक्शन भी कहते हैं। तो वेव बाइंडिंग खासी अहमियत की हामल है। ये उन जगहों पर इस्तेमाल की जाती है, उन डिवाइसेस में इस्तेमाल की जाती है जिनमें हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है और कम करंट की ज़रूरत होती है। तो अब हम उनकी खसूसियात को मद्देनज़र रख लेते हैं कि नंबर 1 पर देखें आप, पोलों की तादाद के कता नज़र रास्ते यानी लास्ट हमने जो किस्म थी लैब बाइंडिंग में हमने देखा कि जितने पोल थे उतने ही उसमें करंट गुजरने के रास्ते थे और उतने ही उसमें कार्बन ब्रूसेस की तादाद थी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल क्या है, इसकी पहली खसूसियत में ये बयान किया जा रहा है कि पोलों की तादाद के कता नज़र से मुराद ये है कि पोलों को तादाद को नज़रअंदाज कर दिया गया है। पोल चाहे 4 हों, 6 हों, 8 हों, लेकिन करंट गुजरने के रास्ते सिर्फ क्या होंगे, 2 ही होंगे। ये वाइंडिंग ही ऐसी है जिसमें करंट गुजरने के रास्ते क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो कता नज़र रास्ते जो होंगे वो क्या होंगे, 2 ही होंगे। ये इसकी पहली खसूसियत है। आगे पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। 2 गुना या 3 गुना हम वाइंडिंग कर दें, अगर यानी वाइंडिंग अगर 2 गुना कर दें या 3 गुना कर दें, यानी फॉर एग्जांपल अगर 2 से 3 गुना हमने कंडक्टर उसके ऊपर वाइंड कर दिए हैं तो करंट गुजरने के रास्ते कितने हैं जी, 2। तो यहाँ पर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 करंट गुजरने के रास्ते, और अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएंगे। यानी आप 2 गुना वाइंडिंग करेंगे तो क्योंकि करंट गुजरने के रास्ते कितने 2 होते हैं तो 2 गुना वाइंडिंग में 4 रास्ते हो गए, और 3 गुना वाइंडिंग करेंगे तो 3 गुना वाइंडिंग में करंट गुजरने के रास्ते 6 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस वाइंडिंग को डिज़ाइन करते हैं। आपके सामने 2 गुना या 3 गुना रास्तों की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए इसको वाइंड अप किया जा रहा है। अब जनाब हम इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 में चीज़ वाज़ह की जा रही है कि जो टोटल वोल्टेजेस हैं इस पूरे इक्विवेलेंट सर्किट में और इस पूरे सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेजेस हैं वो जनाब कॉइल के वोल्टेजेस के बराबर हैं। कॉइल से मुराद यानी कॉइल में जितने कंडक्टर्स यानी जितनी कॉइलों के वोल्टेजेस होंगे उतने ही उस सर्किट के टोटल वोल्टेजेस होंगे। यानी टोटल वोल्टेजेस हैं वो सारी कॉइलों के वोल्टेजेस के बराबर हैं। तो इस वजह से इसमें क्योंकि मतवाजी 2 ही रास्ते हैं, तो इस वजह से मतवाजी सर्किट में आपको पहले भी बताया है कि वोल्टेज सेम ही होते हैं। तो जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो वोल्टेजेस होते हैं टोटल वोल्टेजेस वो कॉइलों के वोल्टेजेस के बराबर होते हैं। तो टोटल वोल्टेजेस जो हैं वेव वाइंडिंग के अंदर वो दोनों कॉइल्स के यानी ये जो 2 रास्ते हैं इन दोनों रास्तों के वोल्टेजेस के बराबर होते हैं। तो ये वेव वाइंडिंग की एक खसूसियत है कि जिसमें हमने वोल्टेजेस टोटल वोल्टेजेस इसके फार्मूले में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि टोटल करंट जो है I1 प्लस I2 जो है ये इसका मतलब है कि 2 रास्ते हैं, क्योंकि वेव वाइंडिंग है, वेव सर्किट है, तो वेव वाइंडिंग के अंदर करंट के गुजरने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर I1 प्लस I2 से मुराद ये है कि यहाँ इस सर्किट के अंदर करंट गुजरने के 2 रास्ते हैं। तो दोनों रास्तों की करंट जो है वो
टोटल करंट के बराबर होती है। यानी दोनों रास्तों की करंट का मजमुआ जो है वो टोटल करंट के बराबर होता है। ये वेव सर्किट के अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है। और इसमें एक रास्ते में हाफ यानी पूरे सर्किट की आधी करंट गुजरती है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि यहाँ पर आई टी इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 भी 2 है और I2 भी 2 है, तो टोटल है 4 एम्पेयर हमारे पास। तो इसका मतलब है कि 4 एम्पेयर इस पूरे इक्विवेलेंट सर्किट की टोटल करंट है। तो 4 एम्पेयर से मुराद यहाँ पर ये है कि 2 एम्पेयर एक रास्ते में से गुजर रही है और 2 एम्पेयर दूसरे रास्ते में से गुजर रही है। यानी जो टोटल करंट होती है वो एक रास्ते की निस्फ करंट होती है। तो ये इस सर्किट की खुसूसियत है कि एक रास्ते में आधी करंट पूरे सर्किट की गुजर रही होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल करंट जो है वो दोनों रास्तों की करंट के मजमूए के बराबर होती है। यहाँ पर यानी ये मेंशन भी किया हुआ है कि 2 रास्तों की करंट। अब यहाँ पर 5वें पॉइंट पे हम देख लेते हैं कि ज़्यादा वोल्टेजेस और कम करंट, यानी ये एक ऐसा सर्किट होता है जो ज़्यादा वोल्टेजेस और कम करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर्स में जिस तरह के लैप वाइंडिंग की जो उसकी तरतीब देखी हमने, वेव उसकी डबल लेयर अपना वाइंडिंग की और इस तरह सिंपल जो सिंगल लेयर वाइंडिंग है उसकी की। उससे पहले लैप वाइंडिंग की तफसील में हमने देखा कि लैप वाइंडिंग को हम ज़्यादा करंट के लिए और कम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये वो सर्किट वेव वाइंडिंग का जो है ये ज़्यादा वोल्टेजेस और कम करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इसमें करंट के गुजरने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, इस वजह से ये सर्किट कम करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जनाब 6ठे पॉइंट में ये चीज़ वाज़ा हो रही है कि YF से मुराद है फ्रंट पिच, YB से मुराद है बैक पिच का रुख जो है वो एक तरफ ही होता है। यानी आप अंदाज़ा करें कि यहाँ इस डायग्राम में भी वाज़िया है कि जो बैक पिच है और फ्रंट पिच है, ये बैक पिच ये फ्रंट पिच, इन दोनों का रुख एक तरफ ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि करंट के गुजरने का सेम रास्ता इसको ले सकते हैं। और यहाँ पर यानी कि करंट गुजरने के 2 रास्तों को भी मेंशन किया हुआ है। तो वाइंडिंग का एक तरफ रुख को ये साबित करता है कि इसमें जो करंट पास होगी वो वेव्स की शक्ल में, यानी जो वेव्स होती हैं उसकी शक्ल में पास होगी। आगे वो करंट प्रोड्यूस होगी तो वेव्स की शक्ल में ऐसी करंट प्रोड्यूस होगी, उसको कम्यूटेटर की मदद से आगे हम जो है वो DC या AC में तब्दील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पिच और बैक पिच जो है इन दोनों का रुख एक तरफ ही होता है और बराबर भी हो सकती हैं और 2 का इनके दरमियान फ़र्क भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी वाइंडिंग होती है जिस तरह के लास्ट हमने वीडियोस में देखा, लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा कि लैप वाइंडिंग के अंदर फ्रंट पिच और बैक पिच में वाज़िया फ़र्क महसूस होता है और वाज़िया फ़र्क होता है। पीछे वाले जो हिस्सा होता है वाइंडिंग करने का वो अलहदा से होता है और फ्रंट वाला हिस्सा अलहदा होता है। उनके रुख डिफरेंट होते हैं, अलग-अलग होते हैं। लेकिन ये जो वेव वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का जो फ्रंट पिच और बैक पिच है उसका रुख एक जैसा ही होता है। आगे 7 पॉइंट पर आप देखते हैं कि जो रिजल्टेंट पिच है पूरे यानी कि वेव वाइंडिंग की जो रिजल्टेंट पिच आएगी YR रिजल्टेंट पिच है, YB प्लस YF, यानी जो YR इज इक्वल टू YB प्लस YF, ये रिजल्टेंट जो पिच है ये बैक पिच और फ्रंट पिच के मजमूए के बराबर होती है। आगे जनाब हम 8वें पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर ये मेंशन है कि ये हर आर्मेचर पर नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात है, ये एक ऐसी वाइंडिंग है जो कि हर आर्मेचर पर नहीं की जा सकती। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये वाइंडिंग की जो तरतीब दी जा रही है इसमें आप देखें कि फ्रंट और बैक पिच दोनों एक ही रुख पर हैं। तो इसमें पोलों की तादाद को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाएगा कि पोलों की तादाद क्या है। पोलों की तादाद हमेशा इसके अंदर जुफ्त में होती है। तो इसके पोलों की तादाद के मुताबिक अगर इसकी वाइंडिंग भी जुफ्त होगी तो फिर जनाब हम उसके जो उस किस्म की वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 8वें पॉइंट पर है कि अगर किसी आर्मेचर के ऊपर स्लॉट्स के लिहाज से वाइंडिंग जुफ्त में हो तो फिर जनाब हम आर्मेचर की वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग की सूरत में डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हर आर्मेचर पर नहीं होती,
अगर किसी आर्मेचर पर जुफ्त वाइंडिंग तरतीब मौजूद होगी तो फिर हम वेव वाइंडिंग डिज़ाइन करते हैं। तो ये इसकी सादी सी एक मिसाल है। 9वां पॉइंट जो है वो इसका ज़ाहिर कर रहा है इस सर्किट की खसूसियत को, यानी कि करंट के रास्ते और कार्बन ब्रशेस के रास्तों की तादाद के बराबर भी होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह कि हमने लैप वाइंडिंग में देखा कि उसमें करंट गुजरने के मुतअद्दिद रास्ते होते हैं, तो इस वजह से उसमें करंट गुजरने के मुतअद्दिद रास्तों के मुताबिक उसमें कार्बन ब्रशेस की तादाद भी 4 होती है, जिस तरह के पोलों की तादाद के बराबर है। इसी तरह इसमें भी आप देख रहे हैं कि कार्बन ब्रशेस 2 हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें करंट के गुजरने के रास्ते भी क्या हैं जी, 2 ही हैं। यहाँ 2 रास्तों में 2 कार्बन ब्रशेस की मदद से हम सप्लाई हासिल कर रहे हैं। तो ये हमारा 9वां पॉइंट इस चीज़ की वजाहत कर रहा है। 10वां पॉइंट जो है कि पोल पिच जो है, यानी एक पोल के सामने कितने कंडक्टर्स का फासला होगा, इसको हमने भी देखना है, डिस्कस करना है। पोल पिच को हम YP से ज़ाहिर करते हैं। Z यहाँ पर कंडक्टर्स की तादाद है, प्लस और -2/P। यहाँ पर हमने Z कंडक्टर्स की तादाद को प्लस और -2 के साथ क्यों किया है, इसकी वजह यह है कि बैक और फ्रंट पिच पर जो 2 का फ़र्क मौजूद है और करंट के गुजरने के रास्ते भी कितने हैं, 2 ही हैं। तो इस वजह से हमने प्लस और माइनस कंडक्टर्स की तादाद के साथ हमने कर लेना है और पोल्स की तादाद के साथ इसको डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास पोल की पिच जो है वो हासिल हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट है जिसकी मदद से हम वेव वाइंडिंग की तरतीब से पहले पोल पिच जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हमने पोलों की तादाद के कतई नज़र रास्तों की तादाद है और 2 गुना या 3 गुना रास्तों की तादाद के मुताबिक, क्योंकि इसमें 2 रास्ते होते हैं तो इस वजह से 3 गुना से 6 और 2 गुना से 4 रास्ते हमें हासिल होते हैं। 1 बाय 1 हमने इनके पॉइंट्स को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो ये एक वेव वाइंडिंग है। इस वेव वाइंडिंग को हमेशा जो है वो ज़्यादा वोल्टेजेस और कम करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ इस वेव वाइंडिंग की तरतीब से, इस वेव वाइंडिंग से सीखा होगा। हम इंशाल्लाह इसके जो आने वाले लेक्चर्स में इनके कनेक्शंस की तरतीब को मद्देनज़र रखेंगे। जिस तरह कि लैप वाइंडिंग के कनेक्शंस की तरतीब को देखा था, इसी तरह सेम जो है वेव वाइंडिंग के भी सिंगल एंड डबल लेयर कनेक्शन तरतीब हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको कनेक्शन तरतीब जो है वो आसानी से समझ आ सके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को फॉलो लाजमी करें, वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।